हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रिक्शन लेक्चर नंबर 1। आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, फ्रिक्शन। इससे पहले एक बढ़िया चैप्टर हमने सीखा, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th एंड 12th सिलेबस। सर हम तो 8 में है ना, आई नो बच्चों, लेकिन 11 12 के प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें चल रही है और दो तीन चीजें करनी है आपको। सबसे पहले तो बार बार लेक्चर को रिवाइज करो, बहुत टाइम है आपके पास, लॉकडाउन चालू है इसलिए बहुत टाइम है। अच्छे से रिवाइज करो सारी सिचुएशन। लेक्चर को जितने बार देखोगे उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेल्फ स्टडी चालू रख दो बच्चों, अच्छे से पूरी पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर फ्रिक्शन, ठीक है। कॉपी और पेन निकाल लो, ये लेक्चर नंबर 1 है इसलिए बोर्ड पे कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। तो चलो निकालो, कॉपी और पेन निकालो और नया चैप्टर, नई जर्नी शुरू करेंगे आज से। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इसके डिजायरेबल है, मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो फ्रिक्शन ये जो वर्ड आया एक लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड, ओके। फ्रिक्शन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड बच्चों, एक लैटिन वर्ड है। कौन सा लैटिन वर्ड है? फ्रीकेर। कौन सा? फ्रीकेर। फ्रिक्शन, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्रीकेर, ओके। फ्रीकेर मींस टू रब, टू रब। एक चीज याद रखो बच्चों, लास्ट टाइम भी मैंने, आज 6 का भी सिलेबस हमने स्टार्ट किया बच्चों, तो उसमें मैं पढ़ा रहा था। तो ये जो फिजिक्स की डिस्कवरी है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में बहुत हुए वाली है, ठीक है ना। ग्रीक और लैटिन बहुत साइंटिस्ट थे बच्चों। तो द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द फिजिका। क्या? फिजिका। तो वर्ड फिजिक्स कैसे बना है बच्चों? फिजिका, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? नेचुरल थिंग्स, ठीक है ना, नेचुरल थिंग्स। तो ऐसे ही ये जो फ्रिक्शन वर्ड बना है, फ्रिक्शन एक लैटिन वर्ड है। कौन सा? फ्रीकेर। कौन सा? फ्रीकेर। फ्रीकेर मींस टू रब। रब मतलब बच्चों घसे जाना, ऐसा एक दूसरे पर रब होना, घसना, उसको क्या कहते हैं? फ्री केयर। और फ्री केयर का मीनिंग होता है टू रब। तो बेसिकली हमने शुरुआत की फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन में हमने क्या देखा कि द वर्ड फ्रिक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्री केयर, और फ्री केयर का मीनिंग क्या होता है? टू रब। क्या होता है? टू रब, ठीक है। अब एक चीज याद रखो बच्चों, शुरुआत करते हैं फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट ट्राई टू स्लाइड ओवर वन अनदर, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, समझ रहे हो? व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट ट्राइज टू स्लाइड ओवर वन अनदर, स्लाइड ओवर वन अनदर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? वन अनदर। when two object in contact, when two object in contact tries to slide, slide समझ रहे हो? ऐसा मतलब रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करेंगे। tries to slide over one another, friction keeps from them। तो इसमें क्या होता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन keeps, या फ्रिक्शन अपोज देयर मोशन, सिंपल लिखेंगे बच्चों। चलो, फ्रिक्शन अपोज देयर मोशन, फ्रिक्शन अपोज देयर मोशन, या स्लोज डाउन द मोशन, या क्या करता है? स्लोज डाउन द मोशन, डाउन द मोशन। अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताऊंगा मैं बच्चों आपको, अच्छे से देखो। हम जब भी हम टेंशन पढ़ते थे, टेंशन, तो टेंशन को टेंशन की तरह नहीं लेने का। टेंशन बोले कि क्या इमेजिन करने का? फोर्स। ऐसे ही जब भी फ्रिक्शन कहा जाएगा तो इमेजिन करने का फोर्स। फ्रिक्शन मतलब फोर्स, जैसे टेंशन मतलब फोर्स था ना, वैसे फ्रिक्शन मतलब फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जब भी दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी और कांटेक्ट में आने के बाद एक चीज दूसरे चीज के ऊपर मूव होने की कोशिश करेगी, तो दूसरी चीज पहले चीज के मोशन को अपोज करेगी या उसकी मोशन स्लो डाउन करेगी। ऐसे फोर्स को, ऐसे फिनोमिनन को फ्रिक्शन कहा जाता है। और जब भी फ्रिक्शन वर्ड आएगा आप इमेजिन करना, फ्रिक्शन मतलब फोर्स, फ्रिक्शन मतलब फोर्स, फ्रिक्शन मतलब फोर्स। देख लो बच्चों, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट ट्राई टू स्लाइड ओवर वन अनदर, स्लाइड समझते हो बच्चों? फिसलना, स्लाइड ओवर वन अनदर, फ्रिक्शन अपोज, फ्रिक्शन अपोज, वो डबल पी होता है बच्चों। फ्रिक्शन अपोज देयर मोशन, फ्रिक्शन क्या करता है? उसके मोशन को अपोज करता है, स्लोज डाउन द मोशन। अपोज तो करेगा या फिर स्लोज डाउन द मोशन, मोशन को क्या करेगा? स्लो करेगा। तो ये कंसेप्ट था फ्रिक्शन का। एक इंटरेस्टिंग लाइन से हमने फ्रिक्शन को शुरू किया। कौन सी लाइन थी बच्चों? व्हेन फ्रिक्शन, when two object in contact slide over one another, friction oppose their
मोशन और स्लोज डाउन द मोशन, स्लोज डाउन द मोशन। अब एक चीज याद रखो, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन बोथ द स्टेट, ठीक है ना, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन, इंपॉर्टेंट बात है, आराम से लिख लो, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन बोथ स्टेट, बोथ स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। फ्रिक्शन दोनों चीजों में होता है, अगर आपकी बॉडी रेस्ट है तो भी फ्रिक्शन है, ठीक है, और बॉडी मोशन में है तभी फ्रिक्शन है, ठीक है। देख लो बच्चों अच्छे से, इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आप चेयर पे बैठे हुए हो, आप चेयर पे बैठ सक रहे हो, इसका रीजन क्या है बच्चों, कि आपके बेस में ठीक है ना, आपके बेस में और चेयर में फ्रिक्शन है। सपोज इमेजिन करो ग्लास का ऐसा स्लाइंट सरफेस है, ऐसा ऐसा सरफेस है ग्लास का, एंड यू आर ट्राइंग टू सिट हियर, आप यहां पर बैठने की कोशिश कर रहे हो, बैठ सकते हो क्या आप, नहीं, बिकॉज ग्लास सरफेस बहुत स्मूथ होता है। अब इससे भी डेंजर सिचुएशन, इमेजिन करो ग्लास पे हमने पूरा ऑयल लगा दिया, तेल इमेजिन कर रहे हो बच्चों, तेल लगा दिया, अब उस पे आप बैठने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इस पे बैठ ही नहीं सकते, क्यों, बिकॉज फ्रिक्शन हो सकता है क्या सरफेस में, और इसमें फ्रिक्शन हो सकता है क्या, नहीं। तो इस चेयर पे आप बैठ सक रहे हो, इसका रीजन क्या है बच्चों, कि आपके बेस में और चेयर में फ्रिक्शन हो रहा है। अब कहां से आया कैसे आया धीरे धीरे देखेंगे, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन बोथ स्टेट, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो रेस्ट स्टेट में भी है और मूविंग स्टेट में भी है, ठीक है। तो देख लो, ये इसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन, क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे पहाड़, ऐसे पहाड़, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, इस पे चलते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, फिर इस पे चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ते हैं। तो वो क्यों चढ़ सकते हैं, बिकॉज जब उन्होंने ये सपोज ये ऐसा पहाड़ है, सपोज उन्होंने इसको पकड़ा, अब ये सरफेस अगर रफ होगा तो उनको हेल्प होगा बच्चों, क्या होगा, वो ऐसा हाथ रखेंगे इस पे, तो ऐसा पकड़ लेंगे इसको, तो आपके हाथ में और इस सरफेस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, आपके वेट को बैलेंस करेगा, मतलब दैट पर्सन विल हैंग हियर, वो यहाँ पर हैंग करेगा, ऐसे ऐसे हाथ यहाँ पर पकड़ेगा और हैंग करेगा, फिर ये हाथ के सहारे वो वेट को बैलेंस करते 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 ऐसे ऊपर चढ़ेगा। तो वहां पर फ्रिक्शन कैसा है, डिजायरेबल है, मतलब फ्रिक्शन होगा तो ही वो पर्सन क्या कर सकता है, ऊपर चढ़ सकता है। तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पर एक फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, फ्रिक्शन इज फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब कुछ पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्रिक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जब जब कहा जाएगा तो घबराने का नहीं, फ्रिक्शन मतलब फोर्स, जैसे टेंशन का हमने टेंशन नहीं लिया, टेंशन को क्या कहा था हमने, फोर्स, वैसे फ्रिक्शन भी क्या होता है, फोर्स। तो क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which oppose the motion, which oppose the motion between, which oppose the motion between two surface इन कांटेक्ट। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में ही नहीं होंगे तो फ्रिक्शन हो सकता है क्या, नहीं। तो दो सरफेस अगर कांटेक्ट में होंगे तो उनके मोशन को एक फोर्स अपोज करेगा, उस फोर्स को क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शन। क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। अब सरफेस दो तरह के होते हैं, जो सरफेस होते हैं ना दो तरह के होते हैं। एक सरफेस होता है स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना फुट गुड़गुड़ित, ओके, स्मूथ। और दूसरा होता है रफ, दूसरा क्या होता है, रफ। अब स्मूथ सरफेस मतलब इमेजिन करो ग्लास है बच्चों, ग्लास है और उस पे हमने पूरा ऑयल स्प्रेड कर दिया, ऐसे ऑयल स्प्रेड कर दिया, तो ऐसे सरफेस को कहेंगे स्मूथ, स्मूथ रहेगा ना। अब इस पे हमने क्या किया, एक फुटबॉल रखा ऐसे और उसको थोड़ा धीरे से फोर्स लगा के ऐसा पुश किया, तो ये फुटबॉल क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत दूर तक आगे जाएगा। क्यों, बिकॉज फुटबॉल के सरफेस में और ये सरफेस में फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं, उतना फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन इमेजिन करो कुछ ऐसा सरफेस है, बहुत रफ सरफेस है बच्चों, ऐसे ऐसे ठीक है ना। तो ये जो ये जो ऊपर आए वाला भाग है, ठीक है ना, इसको कहेंगे, ये जो खड्डा है मतलब ये जो डीप भाग है, डीप पार्ट है, उसको कहेंगे वैली, उसको क्या कहेंगे, वैली। और ये जो है इसको कहेंगे हिल, क्या कहते हैं इसको, हिल्स। ऊंचा भाग है ना,
उठा हुआ उसको हिल्स कहेंगे, और जो खड्डा हो गया उसको क्या कहेंगे, वैली। क्या कहेंगे, वैली। तो इस सरफेस पे अगर हमने फुटबॉल को पुश किया तो ये फुटबॉल यहां तक आएगा बच्चों, आराम से आ जाएगा, इससे आगे भी जा सकता है, बिकॉज फ्रिक्शन है क्या उन दोनों में, नहीं। तो फ्रिक्शन मतलब ये टेंजेंशियली होता है, पैरेलल होता है, ऐसे मोशन को अपोज करता है। ये एक बॉडी हो गई, ये दूसरी बॉडी हो गई, दो बॉडीज एक दूसरे पे मोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मोशन को फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। अब यहां पर जब फुटबॉल को आप किक मारोगे, मतलब किक मतलब एयर में नहीं, एयर में नहीं, अलोंग द सरफेस अगर उसको पुश करोगे तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, यहां पर ही आके वो रुक जाएगा, बिकॉज यहां पर फ्रिक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या समझ में आया, अगर सरफेस स्मूथ एकदम स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, वो ज्यादा दूर तक मोशन कर सकता है। अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो क्या समझा हमने, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आने के बाद मूव होने की कोशिश करेंगे तो उस मोशन को जो अपोज करता है फोर्स, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो दो तरह के सरफेस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, और अगर आपका सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। फ्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल, समझ रहे हो, दिस इज सिंबल फॉर पैरेलल। चलो स्पेलिंग लिख देता हूं, ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस, ओके, पैरेलल टू सरफेस। अब एक चीज याद रखो, नोट देख लो, नोट। अब फ्रिक्शन 101% कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शन होगा, और जब बॉडी रेस्ट होती है तभी फ्रिक्शन होता है, और बॉडी मोशन में होती है तभी भी फ्रिक्शन होता है। देख लो, नोट, व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, अगर दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए, देन देयर आर टू फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कंसेप्ट बिल्ड होगा, यहां से फील होगा आपको। जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर दो फोर्स होते हैं, वन फोर्स एंड टू फोर्स। वन फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, दिस इज सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड अदर पैरेलल टू द सरफेस। मतलब देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम यहाँ पर। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहां पर दो फोर्स होते हैं, उसमें का एक फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक फोर्स कैसा होता है, पैरेलल टू द सरफेस। एक फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक फोर्स कैसा होता है, पैरेलल टू द सरफेस। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। याद आया, उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। क्या कहा जाता है, नॉर्मल फोर्स। और जो पैरेलल होता है उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे, इमेजिन करो क्या है, ये सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, एक कार है, दैट कार इज मूविंग लाइक दिस। ये कार है, ये कार इधर मूव हो रही है, तो इसका वेट किधर जाएगा, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, mg, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो जाएगा एक्शन, और इसका रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। ये परपेंडिकुलर है ना बच्चों, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल रिएक्शन। तो सरफेस से परपेंडिकुलर हमेशा एक फोर्स रहेगा। जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स होता है और पैरेलल डायरेक्शन में एक फोर्स होता है। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स, और जो पैरेलल डायरेक्शन में है, ये मोशन को अपोज करने वाला, टायर इस पे घूम रहे हैं ना, इसीलिए तो व्हीकल के टायर खराब होते हैं ना बच्चों। आपको गाड़ी के टायर बदलने की जरूरत क्यों होती है, बिकॉज टायर और रोड में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन जरूरी है बच्चों, डिजायरेबल है, वहां पर फ्रिक्शन है, इसीलिए तो वो इजीली चल सक रहा है, मतलब हम मोशन को कंट्रोल कर सक रहे हैं। अगर वो स्लिप हो गई गाड़ी तो एक्सीडेंट क्यों होता है, बिकॉज स्लीपिंग मोशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं। मतलब हम ब्रेक भी लगाए तभी भी गाड़ी रुकती है क्या, नहीं। तो हमें मोशन को अगर कंट्रोल होना हो तो फ्रिक्शन डिजायरेबल है, फ्रिक्शन होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये सरफेस ऑफ टायर एंड सरफेस ऑफ रोड में एक पैरेलल, अब ये सरफेस से कैसा फोर्स है, दिस इज फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज नॉर्मल फोर्स, एंड वन फोर्स इज पैरेलल। अब देखो मोशन के अपोजिट, ये सरफेस है, ये फोर्स है, पैरेलल है, इस फोर्स को क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, हमेशा पैरेलल टू द सरफेस होता है। कैसा होता है, पैरेलल टू द सरफेस। और
नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हमने क्या सीखा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वहां पर दो फोर्स जनरेट होते हैं। एक फोर्स जो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स, और एक फोर्स होता है जो सरफेस से पैरेलल होता है, सरफेस से पैरेलल होता है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन समटाइम डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब अपेक्षित आहे, डिजायरेबल होना चाहिए, कई सिचुएशन में डिजायरेबल मतलब होना चाहिए, तो जब होगा तो अच्छा होगा कई बार, और कई सिचुएशन में नॉट डिजायरेबल है। ओके, कहीं पर इसकी जरूरत होती है और कहीं पर इसकी जरूरत नहीं होती, मतलब कहीं पर होने से फायदा है और कहीं पर नहीं होने से फायदा है। तो कहां कहां पर डिजायरेबल होगा तो फायदा होगा, देख लो बच्चों। फ्रिक्शन डिजायरेबल है वॉकिंग के लिए, किसके लिए, वॉकिंग के लिए। वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन डिजायरेबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वॉक नहीं कर सकते। इसके बेस्ट एग्जांपल दे दूं मैं आपको, टाइल्स की जो फर्श होती है, टाइल्स, अभी यहां पर टाइल्स है, स्मूथ है, इस पर अगर वाटर स्प्रेड हो जाएगा तो आप उस पर चल नहीं सकते बच्चों, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो आप रफ सरफेस पे आराम से चल सकते हो, बिकॉज आपका जो फुट है, ये फुट और वो जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन होगा, तभी तो ग्रिप मिलेगी ना, अदरवाइज आप उस पर चल सकते हो क्या, नहीं। इमेजिन करो एक ग्लास है, बहुत बड़ा ग्लास है, उस पर ऑयल स्प्रेड हो गया है, अब आप उस पर चलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चल सकते बच्चों, फिसल के गिर जाओगे आप। ठीक है, ऐसे ही सपोज केले का छिलका है, उस पर आप ठहर गए, केले के छिलके फिसल जाओगे ना, बिकॉज वो स्मूथ होता है, स्मूथ होता है, केले के छिलके का जो इंटरनल सरफेस होता है स्मूथ होता है, जैसे ही आपने पैर रखा वो आगे सरक जाएगा, आप गिर जाओगे। तो वहां पर फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए आप चल नहीं सकते। तो वॉकिंग में फ्रिक्शन डिजायरेबल है। अब दो सिचुएशन बताता हूं मैं आपको वॉकिंग के लिए। एक आइस, आइस है, सपोज आइस है, ओके, आप किसी ठंडे जगह पे चले गए, अंटार्कटिका वगैरह, पूरा आइस ही होगा। और दूसरा डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेत है, पूरी रेत है, रेत है पूरी। ठीक है, तो आइस में क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। जब आप आइस पे चलने की कोशिश करोगे ना तो फ्रिक्शन नहीं होता, आप फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं, तो आप उस पे इजीली वॉक नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते आइस पे, आप गिर जाओगे। ऐसे ही डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, बिकॉज सरफेस इज वेरी रफ ना। डेजर्ट मतलब क्या, पूरी रेत होगी, वहां पर रेती होगी ना, रेत होगी, ओके, सिलिका, पूरे ऐसे खड़े 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 होंगे, तो उस पे अगर आप पैर रखोगे तो पैर अंदर धंस जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो इस पे भी आप इजीली वॉक नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन एक लिमिटेड फ्रिक्शन होगा तभी आप इजीली वॉक कर सकते हो, फ्रिक्शन कम होगा तभी भी नहीं चलता, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तभी भी नहीं चलता। मतलब आइस पे आप चल सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज बहुत कम फ्रिक्शन होता है, फिसल के गिर जाओगे। और इट इज वेरी हार्ड टू वॉक ऑन द डेजर्ट, या फिर जो रेत होती है ना, राजस्थान में वगैरह आप चले गए तो इजीली आप उस पर वॉक कर सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज वहां पर पूरी रेत होती है, सरफेस बहुत रफ होता है, उस पर भी आप इजीली चल नहीं सकते। तो एक डेफिनेट फ्रिक्शन होता है तभी डिजायरेबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड वन, मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल। अब जो व्हीकल होता है, व्हीकल हम, जो रोड होता है हमारा डांबर से बने वाला रोड, एकदम प्रॉपरली रफ होता है, उस पे आप गाड़ी को इजीली चला सकते हो। या फिर जो गाड़ी के टायर होते हैं वो, उस पे भी क्या होता है, ग्रिप होती है, तभी वो टायर उस पे प्रॉपरली चल सकता है। अब रेत में गाड़ी चल सकती है क्या, नहीं चल सकती, बहुत भगाना पड़ेगा, चलेगी नहीं। और इस पे क्या हो जाएगा, आइस पे फिसल जाएगी। तो ये यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, डिजायरेबल है। और फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कौन से टाइप के दो सरफेस कॉन्टैक्ट है उसमें फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आपने आइस लिया, फ्रिक्शन अलग है, डेजर्ट लिया, फ्रिक्शन अलग है, तो इसमें फ्रिक्शन डिजायरेबल है, मतलब फ्रिक्शन हुआ तो ये चीजें हो सकती है। अब नॉन डिजायरेबल कहां कहां पर है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, फ्रिक्शन से जो मशीन के पार्ट होते हैं, अलग अलग तरह की मशीन है, उसके मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे पर रब होते हैं, एक दूसरे पर घसे जाते हैं, ऐसे रब होते हैं। और मशीन पार्ट्स का वियर एंड टीयर होता है, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर फ्रेज है, अंग्रेजी की फ्रेज है। वियर एंड टीयर मतलब नुकसान होना, नासाड़ी होने, खराब होने, नुकसान हो जाना, खराब हो जाना, टूट जाना, फूट जाना, उसको क्या कहते हैं, वियर एंड टीयर। तो मशीन के जो पार्ट है बच्चों, अब जब मशीन के पार्ट एक दूसरे पे रब होंगे तो क्या होगा, वो घस घस के खराब हो जाएंगे बच्चों, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मशीन के पार्ट्स का वियर एंड टीयर होता है। और दूसरी चीज एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। एक चीज याद रखो बच्चों, जब भी दो पार्ट एक दूसरे पे रब होंगे तो वहां पे हीट जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। और हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाएगी,
लॉस हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, उससे नुकसान होगा हमें, ठीक है ना। तो नॉन डिजायरेबल क्यों, कहां कहां पर है फ्रिक्शन, मशीन के पार्ट में नॉन डिजायरेबल, इसलिए क्या किया जाता है, जो दो पार्ट एक दूसरे पे रब होते हैं उन दोनों के बीच में ऑयल डाला जाता है, ऑयल या लुब्रिकेंट उसे हम कहते हैं। लुब्रिकेंट डालने से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होगा तो पार्ट ज्यादा दिन तक टिकेंगे, और दूसरा एनर्जी भी लॉस नहीं होगी, मतलब सिस्टम की काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रिक्शन डिजायरेबल है और यहाँ पर नॉन डिजायरेबल है। तो कई जगह पर फ्रिक्शन होना अच्छा होता है और कई जगह पर फ्रिक्शन होना बुरा होता है। अब फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन सरफेस इन कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट में आ गया, सरफेस कांटेक्ट में आ गया, कांटेक्ट में आ गया कि 101% क्या होगा, वहां पर फ्रिक्शन होगा। जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में आ गए वहां पर फ्रिक्शन होना लाजमी है, 100% वहां पर फ्रिक्शन होगा। अब वो रेस्ट में है, डजंट मैटर, अब वो मोशन में है, डजंट मैटर, अब वो सॉलिड है, डजंट मैटर, अब वो लिक्विड है, डजंट मैटर, अब वो गैस है, डजंट मैटर, ठीक है। मतलब दो सरफेस कांटेक्ट में आ गए कि वहां पर 100% फ्रिक्शन होगा। बॉडी रेस्ट है तभी फ्रिक्शन है, बॉडी मोशन में है तभी भी फ्रिक्शन है, बॉडी सॉलिड है फ्रिक्शन है, बॉडी लिक्विड है फ्रिक्शन है, बॉडी गैस है इवन तभी भी फ्रिक्शन है। हमने लास्ट टाइम देखा ना, लास्ट चैप्टर में, बॉडी को ऊपर से थ्रो करोगे नीचे तो हवा उसको क्या करती है, अपोज करती है, फ्रिक्शन है ना बच्चों। तो एयर भी क्या करती है, फ्रिक्शन, एयर इज अ गैस, गैस होने के बावजूद भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, हाँ थोड़ा कम होगा लेकिन फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे रिगार्डिंग फ्रिक्शन, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से हमें क्या समझ आया, फ्रिक्शन क्या करता है, जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो कांटेक्ट में आने के बाद पैरेलली मोशन के अपोजिट एक फोर्स होता है, उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है, पैरेलल होता है, और ये मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी हैशटैग एक्टिविटी वन, एक्टिविटी वन, एक्टिविटी वन, सिंपल सिंपल से एक्टिविटी बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आराम से बहुत सिंपल से एक एक्टिविटी करेंगे। इमेजिन करो दिस इज द सरफेस ऑफ टेबल, ये टेबल है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर एक बुक रखी हुई है, ऐसी बुक रखी हुई है ये। अब इस बुक को क्या किया हमने, फोर्स अप्लाई करके ऐसे पुश किया, ऐसे ढकल दिया, उसको ढकल दिया। अब ये बुक को अगर ऐसे ढकल दिया आपने तो धीरे 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 थोड़ी देर जाने के बाद ये बुक रुक जाएगी, थोड़े आगे जाएगी और बुक रुक जाएगी। अब ये बुक आगे किस वजह से गई, इस फोर्स के वजह से, इसको कहेंगे अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से आगे मूव हुई। अब रुकी क्यों, बिकॉज इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है ना, बुक और टेबल कांटेक्ट में है, तो पैरेलली मोशन के अपोजिट एक फोर्स एक्ट होगा, इस फोर्स को क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, बुक के मोशन को अपोज करेगा, इसलिए वो बुक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बुक क्या हो गई बच्चों, रुक गई, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बुक क्या हो गई, रुक गई वहां पर, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। अब एक चीज यहां पर हम प्रूव करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लिखो, फ्रिक्शनल फोर्स depends on nature of two surface in contact। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन नेचर, मतलब कैसे नेचर के, स्मूथ है, रफ है, स्मूथ है तो फ्रिक्शनल कैसा होगा, कम होगा, मतलब ग्लास बहुत स्मूथ होता है ना बच्चों, एकदम नरम प्लेन, एकदम प्लेन होता है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, और रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ओके। क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट, दो सरफेस कैसे है कांटेक्ट में, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा। कैसे, अब देख लो, हमने क्या किया, एक टेबल लिया, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, दिस इज द टेबल, और इसके आगे टेबल, इस तरह का कुछ टेबल है, इस तरह का हमने सरफेस जनरेट किया, ठीक है ना, इस तरह का टेबल है। अब हमने क्या किया, एक मार्कर पेन ली, एक मार्कर पेन ली, समझ रहे हो, ये टेबल ऐसा है बच्चों, इमेजिन करो दिस इज, ये ऐसा टेबल है, उसके सामने ऐसा प्लेन सरफेस है, समझ रहे हो, ये ऐसा ऐसा सरफेस है। अब यहां से मार्कर हमने ऐसे ढक ली, ऐसे ऐसे हमने रिलीज की, तो होगा क्या, ये मार्कर ऐसे रिवॉल्व होते 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 यहां तक आ गई,
समझ रहे हो, यहां तक आ गई, सिर्फ हमने यहां से रिलीज किया, नो फोर्स इज अप्लाइड, सिर्फ हमने इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखा, रखते ही ऐसे घूमते घूमते यहां तक आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, यहां से यहां तक का जो पोर्शन था, यहां से यहां तक का जो पोर्शन था, इस पोर्शन पे क्लॉथ ऐड कर दिया, क्लॉथ कपड़ा डाल दिया, एक कपड़ा डाल दिया ऐसे, ठीक है ना, क्लॉथ ऐड कर दिया। अब क्लॉथ क्या होता है बच्चों, क्लॉथ इज अ रफ सरफेस, क्लॉथ कैसे होता है, रफ सरफेस। अब इस पेन को अगर हमने रिलीज किया तो अब ये पेन क्या हुई, यहां तक नहीं गई, मार्कर पेन ऐसे रोल होते होते वो यहीं पर रुक गई, यहीं पर रुक गई। समझ रहे हो, मतलब यहां से यहां तक का जो फ्रिक्शनल फोर्स पहले लगा था वो कम था, इसलिए वो आगे तक गई। अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, कम है, लेस है, इसलिए सॉरी, अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, ज्यादा है कपड़ा डालने के बाद, इसलिए ये पेन यहीं तक रुक गई। तो क्या कहता है ये, इससे ये प्रूव होता है कि बच्चों सरफेस कौन से कांटेक्ट है, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट, किस तरह के सरफेस कांटेक्ट में है, इस पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। अगर दोनों सरफेस स्मूथ है, दोनों सरफेस स्मूथ है, जैसे आप आइस पे चलने की कोशिश करो, नहीं चल सकते, व्हाई, बिकॉज आइस इज अ स्मूथ सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा, कम होगा। वहीं आप डेजर्ट में चलने की कोशिश करो, रेत पर चलने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा रफ सरफेस होता है बच्चों, इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, आप चल नहीं सकते, ठीक है। अब इसके बाद देख लो बच्चों, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट वन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो लिखो लिखो लिखो, पॉइंट लिखते जाओ। इफ टू सरफेस इन कांटेक्ट, इफ टू सरफेस इन कांटेक्ट, अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है, इफ टू सरफेस इन कांटेक्ट, देन फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स always always try to oppose relative motion, अच्छे से लिखेंगे, और उसको relative motion, या फिर उसको क्या कहेंगे, अपोज स्लाइडिंग मतलब फिसलना, घसरना, उस पे स्लाइडिंग वन ऑब्जेक्ट ओवर अदर, स्लाइडिंग वन ऑब्जेक्ट ओवर अदर। समझ रहे हो, अब इतने एग्जांपल बताऊंगा कि फ्रिक्शन आपको फील हो जाएगा। पहले तो एक चीज याद रखनी है, जैसे ही फ्रिक्शन वर्ड आए आपको इमेजिन करना है कि बाबा ये एक फोर्स है, और ये फोर्स क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव होने से अवॉइड कर रहा है, रुका रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव होने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसको अपोज करेगा। दूसरी चीज याद रखनी है, जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में आ गए, एक फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होगा, उसको कहेंगे नॉर्मल फोर्स, और एक पैरेलल में एक्ट होगा, उसको कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच के क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेटिव मोशन को अवॉइड करता है या अपोज करता है, ठीक है। अब जैसे ही आप केले के छिलके पे पैर रखोगे, बनाना पील पे, ओके, केले का छिलके को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, बनाना पील, बनाना पील पे जैसे ही पैर रखोगे, PEEL, बनाना पील पे जैसे ही पैर रखोगे, तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, और आप फिसल जाओगे और गिर जाओगे, फिसलने के बाद आप गिर जाओगे। अब टॉपिक ये आता है बच्चों कि हाउ टू मेजर फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके लिए एक मेथड है, एक इक्विपमेंट है, उसको क्या कहा जाता है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन वर्किंग बहुत इजी है बच्चों। स्प्रिंग बैलेंस यूज टू मेजर फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग बैलेंस यूज टू मेजर फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो पहले स्प्रिंग बैलेंस का कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे मेजर करता है, ओके। तो स्प्रिंग बैलेंस यूज टू मेजर फ्रिक्शनल फोर्स, पहले स्प्रिंग बैलेंस देखेंगे। स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस मतलब बच्चों आपने बचपन में देखा होगा, छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में लेके जाके उनका वेट मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, उसमें बिठाया जाता है, बैठ के वो हैंग करते हैं और उस पर रीडिंग दिखती है बच्चों। होता क्या है स्प्रिंग बैलेंस, एक ऐसा स्ट्रिप होती है बच्चों, सच काइंड ऑफ स्ट्रिप इज देयर, और इस स्ट्रिप पे रीडिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7, अब डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। और क्या होता है, यहां पर एक पॉइंटर होता है कुछ इस तरह का, ओके। अब इसके अंदर स्प्रिंग होती है, इसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग होती है। अब यहां पर क्या होता है, एक हैंगर होता है लटकाने के लिए, ओके। और यहां पर क्या होता है, इसके नीचे नीचे भी एक हैंगर होता है बच्चों, ठीक है, मतलब जिसका वेट करना है उसको यहां पर हैंग किया जाता है, दोनों तरफ से हैंगर होता है, ठीक है। अब आपका वेट करना है, ये पॉइंटर इनिशियली कहां पर होगा, जीरो पर, कहां पर होगा, जीरो पर रुका होगा, ये पॉइंटर समझ लो, ये कहां पर रुका है, जीरो पे। अब जैसे ही हमने यहां पर कोई चीज हैंग कर दी ऐसे, ओके,
अब इसमें सपोज हमने 5 किलोग्राम वेट ऐड किया, कितना 5 किलोग्राम वेट ऐड किया, तो ये रीडिंग कहां पर आ जाएगी, खिंच जाएगा ना ऐसे, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है ऐसे स्प्रिंग होती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये खिंच जाएगा, ये नीचे आएगा ना ऐसे खिंच जाएगा, तो खिंच जाएगा तो ये पॉइंटर कहां पर आके रुकेगा 5 किलोग्राम पे। तो यहां पर 5 दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर वेट कितना है 5 किलोग्राम। तो आप तो फोर्स की बात कर रहे थे ना सर, तो ये मास है ना, मास किलोग्राम मतलब मास। अब इस मास को फोर्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक चीज याद रखो बच्चों, इसमें अगर आपने 5 किलोग्राम मास ऐड किया तो वर्टिकली डाउनवर्ड कितना फोर्स ऐड किया आपने, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर हम ग्रेविटी का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो एक्सेलरेशन की जगह रखते हैं जी, ये पढ़ेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन आता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतनी चीज याद रखो कि ये मास देता है और ये जो भी रीडिंग देगा, ये जो भी रीडिंग देगा उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगा न्यूटन में, फोर्स मिलेगा न्यूटन में। अब इसने कितनी रीडिंग दिखाई 5 किलोग्राम, तो क्या करोगे आप 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 0 4 पंजे 40, 49, एक के बाद मतलब 49 न्यूटन, इतना फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 न्यूटन। ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब वो क्यों करते हैं 9.8 से, वो देखेंगे हम कभी आगे की चैप्टर में। तो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग बैलेंस, क्या कहा जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। अब अगर आपने इसमें 2 किलोग्राम का वेट ऐड किया 2 किलोग्राम, तो ये 2 किलोग्राम पे रुकेगा। 6 किलोग्राम का ऐड किया तो 6 किलोग्राम नीचे तक आएगा, मतलब जितना ज्यादा मास आप ऐड करोगे उतना वो खींच जाएगा, ठीक है। तो अब इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे मेजर किया जाता है, इमेजिन करो हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया, एक सरफेस ले लिया और इस सरफेस में हमने एक शूज रखा, शूज, शूज समझते हो, ये शूज है ऐसा, ठीक है, दिस इज द शूज, ठीक है। अब इस शूज को लेस रहता है बच्चों, लेस, अब इस लेस को क्या किया हमने, यहां पर अटका दिया, इसमें इसमें अटका दिया ऐसे, ठीक है। अब ये स्प्रिंग बैलेंस है हमारा, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग बैलेंस है, अब इस स्प्रिंग बैलेंस को यहां पर एक हैंगर है बच्चों, अब इस हैंगर को हमने पकड़कर आगे खींचना है, पकड़कर हमें आगे खींचना है। अब एक चीज याद रखो, ये शू यहां पर रुका हुआ है, इसका रीजन क्या है, ये रेस्ट है, ये रेस्ट है, शूज, शूज रेस्ट है बच्चों। इसका रेस्ट होने का रीजन क्या है कि यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, बिकॉज हम इसको इधर खींच रहे हैं ना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब क्या करेंगे, हम इसको खींचेंगे। अब इसको हमने शुरू में बहुत आराम आराम से इंक्रीज करने का, फोर्स थोड़ा आराम से खींचा, तो बहुत आराम से खींचा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, सपोज हमने बहुत आराम से खींचा तो ये आगे जाएगा क्या, नहीं। अब और थोड़ा फोर्स बढ़ाया, और थोड़ा फोर्स बढ़ाया। अब जैसे ही हमने फोर्स बढ़ाना शुरू किया, तो फोर्स बढ़ाना शुरू किया मतलब ये खींच जाएगा बच्चों नीचे, ऐसे खींच जाएगा, ये खींच जाएगा तो रीडिंग आगे आगे जाएगी। सपोज दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको हमने खींचा खींचा तो रीडिंग कहां पर आके रुकी, 2 पे, कहां पर 2 पे। तो जैसे ही 2 पर आकर रुकी, इस जो शूज था, ये जो शूज था इसकी मोशन स्टार्ट हो गई। जैसे ये रीडिंग 2 पर आई, शूज की मोशन स्टार्ट हो गई। तो ये फोर्स कितना था, 2 किलोग्राम मास के बराबर, 2 किलोग्राम। बिकॉज ये फोर्स के बराबर अगर हमने इधर फोर्स लगाया तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और शू क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। तो अब इस 2 किलोग्राम को फोर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 2 को क्या करना है 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, 19, एक के बाद पॉइंट, तो कितना 19.6 न्यूटन, इतना क्या है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या करो आप, इस शूज को पॉलीथीन में बंद करो, ऐसे पॉलीथीन, पॉलीथीन समझते हो, कैरी बैग, कैरी बैग में बंद करो और आप अब खींच के देखो तो होगा क्या, अब की बार ये रीडिंग कहां पर आके रुकेगी, 1 किलोग्राम पे। मतलब पॉलीथीन स्मूथ होती है ना बच्चों, पॉलीथीन स्मूथ होती है, उसको अगर आपने सरफेस पे रखा तो पहले जितना फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं, अब उतना फ्रिक्शन नहीं होगा, तो 1 पे रुकेगा, मतलब 1 किलोग्राम का फोर्स होगा। 1 किलोग्राम के फोर्स को कन्वर्ट कैसा करेंगे, 1 इंटू 9.8, मतलब कितना हो जाएगा ये 9.8 न्यूटन। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 9.8 न्यूटन। तो इस तरह से हम फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करते हैं, समझ रहे हैं आप, इस तरह से हम फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करते हैं। सिंपल, हमने शू रखा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, स्प्रिंग बैलेंस को हमने आगे खींचा, और स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक स्प्रिंग होती है, रीडिंग होती है। अब जितना वेट ऐड करोगे उतना वो खींच जाएगा और वहां पर जाकर रुक जाएगा, और जितना मास आप ऐड करोगे उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। 9.8 क्या होता है, एक फैक्टर होता है जो मास को फोर्स में कन्वर्ट करता है, जो मास को फोर्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेजर कर सकते हैं। तो जब हमने पॉलीथीन ऐड नहीं किया शू को तो फोर्स ज्यादा था, जैसे ही पॉलीथीन ऐड किया
तो फोर्स कम हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब किस तरह के दो सरफेस कांटेक्ट में है उस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, उस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो बच्चों, जब हम कैरम खेलते, कैरम, डू यू नो कैरम, तो कैरम बोर्ड पे हम कैरम पाउडर डालते, कैरम पाउडर, समझ रहे हो, पाउडर। तो वो पाउडर क्या करता है बच्चों, वो पाउडर क्या करता है, फ्रिक्शन कम करता है सरफेस में, और कैरम की जो गोटी होती है जिसे हम स्ट्राइकर कहते हैं, ऐसे पुश करते हैं ना, तो फ्रिक्शन कम करता है। तो फ्रिक्शन कम करेगा तो आप धीरे से भी अगर पुश करोगे उसको तो वो बहुत दूर तक जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन कम होगा ना। और अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आप कितने भी जोर से उसको मारो वो ज्यादा दूर तक जाएगा क्या, नहीं। सपोज दिस इज कैरम बोर्ड, ये कैरम बोर्ड का सरफेस है, ये विथ पाउडर मतलब हमने पाउडर ऐड किया, ठीक है, पाउडर ऐड किया मतलब इसे स्मूथ, सरफेस को स्मूथ कर देगा वो। पाउडर अगर ऐड किया आपने तो सरफेस कैसा होगा, स्मूथ, और पाउडर ऐड नहीं किया तो सरफेस कैसा होगा, रफ। कैसा होगा, रफ। अगर आप इसको जूम करके देखोगे, जूम माइक्रोस्कोप के अंडर, तो ये सरफेस कैसा लगेगा, ऐसा रफ रफ लगेगा। इसमें हिल्स एंड वैलीज होगी, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है उसको कहेंगे हिल्स, क्या कहेंगे, हिल्स, और नीचे जो खड्डा खड्डा टाइप दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, वैली। लेकिन अगर आपने इसमें पाउडर ऐड किया तो सारा पाउडर जाके इसमें बैठ जाएगा, इसमें ये सरफेस में बैठ जाएगा, और सरफेस को कैसा कर देगा, स्मूथ। कैसा कर देगा, स्मूथ। तो इस पर अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स से स्ट्राइकर को हिट किया तो बहुत ज्यादा जोर से वो आगे तक जाएगा। और इस रफ सरफेस पे अगर उतने ही फोर्स से आपने स्ट्राइकर को हिट किया तो वो उतने दूर तक नहीं जाएगा। वाई, बिकॉज यहां पर जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। सरफेस रफ होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, ज्यादा होता है। और सरफेस अगर स्मूथ होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, कम होगा, मतलब अपोज करने वाला फोर्स कैसा होगा, कम होगा, और वो आगे तक जाएगा। ऐसे ही जब हम स्ट्राइकर को आइस पे मूव कराएंगे, आइस आइस समझते हो, बर्फ, बर्फ में कैसा होता है, फ्रिक्शन कम होता है, तो बर्फ पर अगर आप स्ट्राइकर को मूव कराएंगे तो बहुत दूर तक जाएगा। वाई, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन कैसे होता है, कम होता है। और वही रेत पर आप उसको मूव कराने की कोशिश करोगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बिकॉज रेत इज अ वेरी रफ सरफेस। तो रफ सरफेस पे फ्रिक्शन कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल से क्या पता लग रहा है कि सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, और सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कैसे होगा, कम होगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, जब हमने फुटबॉल को किक मारी, जमीन पर फुटबॉल रोल हो रहा है तो कुछ देर बाद जाकर फुटबॉल रुक जाएगा, उसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। हम सरफेस पे चल सकते हैं, इसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। हम बर्फ पे चल नहीं सकते, इसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। साइकिल को हमने क्या किया, पैडलिंग करना रोक दिया, पैडलिंग नहीं कर रहे अभी हम साइकिल को, तो कुछ देर बाद जाने के बाद साइकिल ऑटोमेटिक रुक जाएगी, इसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। हमने गाड़ी को एक्सेलरेट करना बंद कर दिया तो कुछ देर बाद जाकर गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी, इसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ रोड एंड सरफेस ऑफ टायर। अब टायर खराब किस वजह से होते हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, बार बार जितनी दूर तक गाड़ी चलेगी उतना टायर और रोड में क्या होते जाएगा, फ्रिक्शन होते जाएगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से जो सरफेस होता है टायर का वो स्मूथ बन जाएगा, स्मूथ मतलब प्लेन हो जाएगा, और प्लेन होना मतलब टायर खराब होना होता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन जो होता है सरफेस ऑफ रोड और सरफेस ऑफ टायर में डिजायरेबल होता है, फ्रिक्शन होना जरूरी होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो टायर खराब होते हैं। हम उसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं, मतलब हम स्पीड को बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, वहां पर स्कीडिंग शुरू हो जाएगी, आपका व्हीकल फिसल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का वो है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। द कॉज ऑफ फ्रिक्शन लिखो, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, किस वजह से होता है फ्रिक्शन, क्यों होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, देख लो। सपोज ये सरफेस है, एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रीजन है, इतना रीजन, ये इतना रीजन, इसको जूम करूंगा, इतने रीजन को जूम करूंगा अंडर, इसको जूम किया हमने, जूम किया अंडर डिवाइस कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो इसको जूम करेगा। अब इसको जूम कर कर ये इतना बड़ा बता रहा है, इससे भी बहुत बड़ा होता है लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं इतना। तो ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में, ये कैसे दिखेंगे बच्चों, ये देख लो, ये पहला सरफेस ऊपर वाला, समझ रहे हो आप, ये ऊपर वाला सरफेस है, दिस इज ऊपर वाला सरफेस, ये जो ऊपर का सरफेस है ना, ऊपर की बॉडी का, और उसके नीचे का ये कुछ ऐसे, समझ रहे हो आप, ये कुछ नीचे वाला सरफेस, मतलब
भले ही हमें ऊपर से लग रहा है कि ये प्लेन सरफेस है, लेकिन इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो ये रफ सरफेस है। ठीक है ना बच्चों? तो जो ऊपर आया हुआ पार्ट है, जो ऊपर आया हुआ पार्ट है उसे कहते हैं हील्स। उसे क्या कहते हैं? हील्स। और जो खड्डे वाला पार्ट है, ये जो ऐसा खड्डे वाला पार्ट है, उसको कहते हैं वैली। उसको क्या कहते हैं? वैली। ठीक है? तो जो एक पार्ट का हील है और दूसरे पार्ट की वैली है, समझ रहे हो? ये सपोज हील है वन पार्ट की, ये दूसरे पार्ट की वैली है, तो ये एक दूसरे में फिट हो जाएंगे ऐसे। तो अगर आप इसको ऐसे पुश करने की कोशिश करोगे तो ये पुश होंगे क्या? नहीं पुश होंगे। ये पुश होंगे क्या? पुश नहीं होंगे। तो इस वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है? तो द कॉज ऑफ फ्रिक्शन एक लाइन में लिख सकते हो आप, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग, लॉक हो जाते हैं ना, इंटरलॉकिंग बिटवीन, इंटरलॉकिंग बिटवीन हील्स, एंड वैलीज, ऑफ टू सरफेस। दोनों सरफेस जो होते हैं उसमें हील्स एंड वैलीज होते हैं। तो एक सरफेस की हील दूसरे सरफेस के वैली में लॉक हो गई, इस वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब आप उसको पुश करोगे तो पुश होगा क्या? नहीं होगा, वो पुश नहीं होगा। लॉजिक क्या है बच्चों? भले ही ये सरफेस आपको ऊपर से ऐसा लग रहा है कि स्मूथ है, लेकिन अगर आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप जूम करके देखोगे तो ये सरफेस कुछ ऐसे दिखेंगे। सो दे आर रफ। उसमें क्या होता है? हिल्स एंड वैलीज होते हैं। हिल्स मतलब जो ऊपर आया हुआ पार्ट है उसे हिल्स कहते हैं, और जो डिप्रेस पार्ट है उसको वैलीज कहते हैं। तो दो सरफेस को जब हमने कॉन्टैक्ट में रखा तो क्या हो रहा है? एक सरफेस की हील दूसरे सरफेस के वैली में ऐसे धस जाती है। तो अगर आप उसको मूव कराने की कोशिश करोगे तो आप उसको मूव करा नहीं सकते। तो इस वजह से क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो अब फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं? इन दोनों सरफेस के बीच में ऑयल डालते हैं। ऑयल, समझ रहे हो? ऑयल, या फिर लुब्रिकेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट क्या करेगा? ये दोनों सरफेस के बीच में जो हिल्स एंड वैलीज है उसके बीच जाके बैठ जाएगा ऐसे, और वो जेली टाइप होता है, स्मूथ। तो आप उस पर इजीली क्या कर सकते हो? उसकी मोशन कर सकते हो। ठीक है? तो लुब्रिकेंट डालने की वजह से ऐसा हो जाएगा। और अगर आप कैरम बोर्ड में अगर आप पाउडर डालोगे तो इस वैलीज में जाके पाउडर बैठ जाएगा, और वैलीज की जो डेप्थ होगी वो कम हो जाएगी। मतलब अब क्या था? इतनी इतनी डेप्थ वैली की थी और इसमें ऐसे बैठ गया था, लॉक हो गया ना बच्चों। तो अब क्या हुआ? पाउडर डालने से डेप्थ कम हो गई उसकी, ऐसे जो ऐसे था अब वो ऐसे हो गया। अब इसमें बैठा तो आराम से वो क्या हो सकता है? आगे जा सकता है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इंटरलॉकिंग बिटवीन हील्स एंड वैलीज ऑफ टू सरफेस। दोनों सरफेस भले ही ऊपर से आपको स्मूथ लग रहे हैं, लेकिन वो स्मूथ है क्या? नहीं, बोथ द सरफेस आर रफ। अगर स्मूथ होंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे ग्लास है, एक ग्लास दूसरे ग्लास पे आराम से आप उसको रब कर सकते हो, बिकॉज उस पे पहले ग्लास पे भी वैलीज और हिल्स नहीं है, और दूसरे पे भी वैलीज और हिल्स नहीं है। ठीक है ना बच्चों? इस तरह आप सैंड पेपर ले लो। सैंड पेपर, समझते हो? बहुत रफ सरफेस होता है। सैंड पेपर को अगर आप क्या करोगे? वुड, लकड़ी पर घसोगे ऐसे, तो वहां से भूसा निकलता है। तो कौन सा भूसा निकलता है? तो लकड़ी का सरफेस कैसे होता है बच्चों? देखो ऐसे ऐसे, इसको जूम किया हमने, तो ऐसे होता है। अब आप सैंड पेपर से इसको रब करोगे, तो ये सारे वैलीज निकल जाएंगे, और रब करने के बाद ये सरफेस क्या हो जाएगा? ऐसा प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में कुछ गिरता है। तो सैंड पेपर बहुत ही रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस। अब सैंड पेपर पे अगर आप स्ट्राइकर को मूव करोगे तो मूव ही नहीं हो सकता, बिकॉज सैंड पेपर पे बहुत ज्यादा हिल्स एंड वैलीज होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? हिल्स एंड वैलीज इंटरलॉकिंग। हिल्स एंड वैलीज इंटरलॉकिंग इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब जो रफ सरफेस होता है उसमें हिल्स एंड वैलीज बहुत ज्यादा होते हैं, और जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें हिल्स एंड वैलीज बहुत कम होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो फ्रिक्शन पे हमने लगभग 45 मिनट्स बात की बच्चों। लॉजिक एकदम सिंपल है। जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो ऐसे जगह दो फोर्स जनरेट होते हैं। एक फोर्स जो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। क्या कहा जाता है? नॉर्मल फोर्स। और एक फोर्स जो रिलेटिव मोशन, दोनों के मोशन को अपोज करता है और पैरेलली होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जैसे ही फ्रिक्शन वर्ड आया, आप दिमाग में क्या लाने की कोशिश करो? फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है। और फ्रिक्शन कैसे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। कैसे? स्प्रिंग बैलेंस से। वो शूज का एग्जांपल देखा ना हमने, उसको पुश किया हमने, सामने खींचने की कोशिश की, तो शूज को फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है। जैसे ही हमारे खींचने वाला फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों सेम हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट मोशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? फोर्स को किलोग्राम में मेजर करता है, और किलोग्राम को न्यूटन में कैसा कन्वर्ट करते? 9.8 से मल्टीप्लाई करते उसको। कितने से? 9.8 से। तो 9.8 को अगर किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको न्यूटन में फोर्स मिल जाएगा। किसमें? न्यूटन में। तो इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस से फ्रिक्शनल फोर्स हम मेजर कर सकते हैं। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है।
एक, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, दो सरफेस किस तरह के है कांटेक्ट में उस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तीसरी बात, फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड लिक्विड गैस सभी में होता है। सरफेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, सरफेस अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। और दो सरफेस के बीच में अगर हमने लुब्रिकेंट डाल दिया ऑयल या फिर ग्रीस डाल दिया तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो कई जगह फ्रिक्शन डिजायरेबल है, कई जगह फ्रिक्शन डिजायरेबल नहीं है। जैसे कि हम वॉक कर सकते हैं, इसका रीजन फ्रिक्शन है। और मशीन में फ्रिक्शन अनडिजायरेबल है, नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन हुआ तो मशीन के पार्ट खराब हो जाते हैं, या फिर फ्रिक्शन की वजह से मशीन गर्म हो जाती है और एनर्जी का वेस्टेज होता है। ठीक है, इस तरह से लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन को यहीं पर हम खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।